नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल स्ट्रक्चर, कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों का परिवहन, ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है। उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेल एक छोटे झिल्ली बाउंड कंपार्टमेंट है जिसमें सभी रसायन और अणु होते हैं जो जीव के जीवन का समर्थन करने में मदद करते हैं। सभी जीव जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। कोशिका जीव विज्ञान की एक शाखा है। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। सेल सभी जीवित चीजों के बुनियादी निर्माण खंड हैं। मानव शरीर खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में एक नाभिक और झिल्ली बंधे हुए अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल बाउंडेड ऑर्गेनल मुख्य रूप से सेल के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा लेन देन के लिए जिम्मेदार होता है। हर कोई लाइसोसोम कोशिकाओं में अवांछित पदार्थों को पचाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चयनात्मक अणुओं को संश्लेषित करके सेल के आंतरिक संगठन में एक भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि एक सेल को जीवन की सबसे छोटी बुनियादी इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। सेल के वर्णक्रम यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की विभिन्न आवश्यक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कोशिकाएं एक जीव के शरीर को संरचना और सहायता प्रदान करती हैं। कोशिका आंतरिक रूप में से एक अलग झिल्ली से घिरी होती है। नाभिक प्रजनन और कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी रखता है। अब हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की यानी कि सेल की संरचना की। तो सेल संरचना में विशिष्ट कार्यों के साथ व्यक्तिगत घटक शामिल हैं जो जीवन की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इन घटकों में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका अंग शामिल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका का समर्थन और सुरक्षा करती है। यह कोशिकाओं के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करता है। यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करता है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका का बाहरी आवरण होता है जिसके भीतर अन्य सभी अवयव जैसे कि कोशिका द्रव्य और नाभिक जुड़े हुए होते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। संरचना द्वारा यह एक छिद्रपूर्ण झिल्ली है जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर चयनात्मक पदार्थों की आवाजाही की अनुमति प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल दीवार पौधों की संरचना का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है और यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है। कोशिका भित्ति विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है। यह प्लाज्मा झिल्ली और अन्य सेलुलर घटकों की सुरक्षा करता है। कोशिका भित्ति भी पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिकाओं के आकार और समर्थन प्रदान करता है और उन्हें यांत्रिक गतिविधियों या चोटों से बचाता है। सबसे पहले अब फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म की यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर मौजूद एक मोटी स्पष्ट जेली जैसा पदार्थ होता है। कोशिका के भीतर अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं इसी कोशिका द्रव्य के द्वारा होती हैं।
कोशिका द्रव्य जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स इस साइटोप्लाज्म में निलंबित होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो नाभिक में कोशिका डीएनए के वंशानुगत पदार्थ होते हैं। यह कोशिकाओं को बढ़ने, परिपक्व, विभाजित और मरने के लिए संकेत भेजता है। नाभिक परमाणु लिफाफे से घिरा हुआ है जो डीएनए को बाकी सेल से अलग करता है। केंद्रक डीएनए की सुरक्षा करता है और पौधों की कोशिका संरचना के एक अभिन्न अंग है। आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस। आप ये देख पा रहे होंगे ये न्यूक्लियस को। फिर यहाँ पे ये देखिए आपको न्यूक्लियर एनवलप दिख रहा है ये बाहरी आवरण में। और ये जो वाइट कलर्स में जो रंगा हुआ है ये जो है न्यूक्लियर पोर्स है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली होती है। ये झिल्ली कोशिका की बाहरी झिल्ली की तरह ही फास्फोलिपिड परतों से बनी होती है। बाहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की सतह को कवर करती है, जबकि आंतरिक झिल्ली भीतर स्थित होती है और इसमें कई तह होते हैं, यानी कि कई सतह होते हैं जिन्हें कि क्राइस्ट कहा जाता है। सिलवटें झिल्ली के एक सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं जो महत्वपूर्ण है क्योंकि आंतरिक झिल्ली इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में शामिल प्रोटीन रखती है। इसी के साथ हम बात करते हैं, यह वह जगह भी है जहां माइटोकॉन्ड्रिया के कई कार्यों को करने के लिए कई अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक बढ़ी हुई सतह क्षेत्र होने वाली अधिक प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक स्थान बनाता है और फास्फोरिलाइजेशन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। बाहरी और आंतरिक झिल्लियों के बीच के स्थान को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया के ये एक आपको चित्र दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो एक राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का एक जटिल है और इसलिए ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में जाना जाता है। यह दो सब यूनिट से बना है। छोटा सब यूनिट वह जगह है जहां एमआरएनए बनता है और डिकोड किया जाता है, जबकि बड़ा सब यूनिट प्रोटीन वह जगह है जहां अमीनो एसिड मिलाया जाता है। दोनों सब यूनिट प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड घटकों से बने होते हैं। दो सब यूनिट एक सब यूनिट में आरएनए और दूसरे सब यूनिट में प्रोटीन के बीच परस्पर क्रिया द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। The important राइबोसोम फंक्शन इंक्लूड, महत्वपूर्ण राइबोसोम के फंक्शन यानी कि कार्य। यह प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को प्रयोग करता है, एकत्रित करता है, जो कोशिकीय कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। डीएनए प्रतिलेखन की प्रक्रिया द्वारा डीएनए एमआरएनए उत्पादन करता है। एमआरएनए नाभिक में संश्लेषित होता है और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए साइटोप्लाज्म तक पहुंचाया जाता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोमल सब यूनिट एमआरएनए पॉलीमर के आसपास बंधे होते हैं। टीआरएनए तब प्रोटीन का संश्लेषण करता है। साइटोप्लाज्म में संश्लेषित प्रोटीन का उपयोग साइटोप्लाज्म में ही किया जाता है। बाध्य राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को कोशिका से बाहर ले जाया जाता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की, जिसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं, स्पष्ट रूप से परिभाषित नाभिक के साथ कोशिकाओं की झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल है जो सिस्टर्न चपटा हुआ स्कैड पाउच की एक श्रृंखला से बना है, जिसे कि गोल्जी तंत्र लक्षित गंतव्यों के ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टर्न प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में कोशिका द्रव्य और कोशिका
के नाभिक के पास स्थित होता है, जबकि कई प्रकार की कोशिकाओं में केवल एक या कई गोल्जिकाय तंत्र होते हैं। पौधों की कोशिकाओं में सैकड़ों हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निरंतर झिल्ली प्रणाली है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं को साइटोप्लाज्म के भीतर चपटी थैली की एक श्रृंखला बनाती है और विशेष रूप से संश्लेषण, संशोधन और प्रोटीन के परिवहन में महत्वपूर्ण होते हैं। कई कार्यों को पूरा करती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बने होते हैं। आप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक चित्र देख सकते हैं इसके साइड में। पशु कोशिकाओं में ईआर आमतौर पर कोशिका के झिल्लीदार सामग्री के आधे से अधिक गठन करता है। कुछ भौतिक और कार्यात्मक विशेषताओं में अंतर ईआर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम कोशिकाओं के भीतर विशेष पुटिकाएं हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के उपयोग के माध्यम से बड़े अणुओं को पचाते हैं। वेसिकल्स एक लिपिड बिलियर झिल्ली से घिरे हुए तरल पदार्थ के छोटे क्षेत्र होते हैं और कोशिकाओं के भीतर अणुओं के परिवहन में उनकी भूमिका होती है। लाइसोसोम केवल पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक मानव कोशिका में उनमें से लगभग 300 होते हैं। वे न केवल बड़े अणुओं को पचाते हैं बल्कि वे सेल के अपशिष्ट पदार्थों से टूटने और छुटकारा पाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। लाइसोसोम्स में 60 से अधिक विभिन्न एंजाइम होते हैं जो उन्हें प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। लाइसोसोम को कोशिकाओं का आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे इसमें आपको फ्लैगेलम, साइटोप्लाज्म ये आपको दिख रहा होगा। फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपको राइबोसोम्स ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूबुल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यहाँ पे दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया ये यहाँ पे दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपका वेसिकल्स ये दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये वेसिकल्स है। ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही होगी। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये आपको दिख रहा होगा। सेंट्रियोल्स ये है। फिर न्यूक्लियर पोल ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये क्रोमेटिन का ये यहाँ पे है। न्यूक्लियस आपको ये बीच में जो नाभि है केंद्रक यहाँ पे दिख रहा है। फिर ये आपको ये जो इस साइड में दिख रहा है ये न्यूक्लियर एनवलप है। दोस्तों आइए से इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन कि सेंटर फॉर फॉस्फोराइलेशन इज, आपके ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी पेरोक्सिसोम्स, डी ऑक्सीसोम्स। दोस्तों इसका सही आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों आइए हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल झिल्ली के पार पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले सेल झिल्ली की संरचना इस तरह से डिजाइन की गई है कि यह पदार्थों के मुक्त आवागमन की अनुमति नहीं देता। हालांकि यह अर्धपारगम्य है जिसके कारण कुछ पदार्थ अभी भी कोशिका के अंदर और बाहर जा सकते हैं। मूवमेंट के तंत्र के आधार पर सेल झिल्ली के पार परिवहन को वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट निष्क्रिय परिवहन में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में सामग्री को नीचे ले जाना शामिल है। इस प्रक्रिया को इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामग्रियों का आवाजाही को डिफ्यूजन या विसरण कहा जाता है। यह दो प्रकार की
या टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। सेल मेम्ब्रेन में जो है दो प्रकार के जो हैं प्रसार होते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में अगर हम बात करते हैं तो यह तब होता है जब छोटे हाइड्रोफोबिक गैर ध्रुवीय अणु आसानी से एक झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न की ओर गुजरते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है एक प्रकार का यह निष्क्रिय परिवहन है जिसमें एक एकाग्रता ढाल के पार बड़े आवेशित हाइड्रोफोलिक और ध्रुवीय अणुओं को पारित करने की सुविधा के लिए अभिन्न झिल्ली प्रोटीन का उपयोग शामिल है। तो हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस पानी की सांद्रता के बराबर के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। ऑस्मोसिस निष्क्रिय परिवहन है जिसका अर्थ है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक अर्धचालक के पार एक ही ऑस्मोटिक प्रेशर वाले दो समाधानों को संदर्भित करता है। यह किसी भी तरफ विलय की सांद्रता को बदले बिना झिल्ली में पानी की मुक्त आवागमन की अनुमति देता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है जिसमें कि दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में कम ऑस्मोटिक प्रेशर जैविक क्षेत्रों में या आमतौर पर एक सॉल्यूशन को संदर्भित करता है जिसे कम विलय और दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में अधिक पानी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल के अंदर की तुलना में सेल के बाहर विलय की अधिक सांद्रता होती है। अब हम बात करते हैं टिश्यू की। टिश्यू यानी कि उत्तक। उत्तक कोशिकाओं का एक संग्रह है जिसमें समान संरचना होती है और अपेक्षाकृत सामान्य कार्य करते हैं। मानव और जानवरों के उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या रोग के संबंध में हिस्टोपैथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इसका वर्गीकरण जो 4 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं इसकी। तो इसका परिचय है उपकला उत्खंड यानी कि एपिथेलियल। उपकला उत्खंड कोशिकाओं में किसी भी इंट्रासेलुलर के स्थान के बारीकी से पैक किया होता है। इसकी लोकेशन जो है यह शरीर के अधिकांश मूत्र पथ के बाहरी और भीतरी स्तर का निर्माण करता है। रक्त वाहिकाएं, हृदय कक्ष, गर्भाशय आदि जो कि उजागर होते हैं यानी कि दिखते हैं, और जैसे कि त्वचा, उस जगहों पे जो है एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसके कार्य जो हैं इसके कार्य हैं, पहला रक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर के अंगों की रक्षा करता है। विभिन्न प्रकार के अंगों में अलग अलग कार्य जैसे कि पेट में गैस्ट्रिक रस का स्राव यानी कि गैस्ट्रिक जूस का जो है स्राव करता है। आंत में भोजन को पचाता है। त्वचा से पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। ट्रैकिया में से धूल के कणों को भी ये निकालता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। तो इसको जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला एक है सिंपल एपिथेलियल यानी कि सरल उपकला उत्तक, दूसरा है यौगिक उपकला उत्तक यानी कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल उपकला उत्तक की। तो सरल उपकला उत्तकों में उत्तकों की कोशिकाओं को एक परत है जिसमें व्यवस्थित किया जाता है। कोशिकाएं एक गैर सेलुलर तहखाने झिल्ली पर टिकी हुई हैं जो कोलेजन फाइबर के एक नेटवर्क से बना होता है। उपकला उत्तक में कोशिकाओं की एक परत हो सकती है। इसे कई प्रकारों में जो विभाजित करते हैं। फिर अपन बात करते हैं
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि उत्तक की ये कोशिकाएं बेहद पतली या सपाट होती हैं। इन कोशिकाओं की चौड़ाई ऊंचाई से बहुत अधिक है। ये वहां पर पाई जाती हैं जहां विनिमय होता है। उदाहरण के लिए फेफड़े, एल्वेलाई, किडनी, कैप्सूल, हृदय कक्ष, रक्त वाहिकाओं के एंडोथेलियम स्तर। आप इसका चित्र देख पा रहे होंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ये एक उत्तक है जो क्यूब के आकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो पूरे शरीर में विभिन्न ग्रंथि और नलिकाओं में स्राव और अवशोषित पदार्थ में शामिल होता है। वे एक अंग को सीमित सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में पूर्वाग्नाशय यानी कि अपन बात कर रहे हैं पूर्वाग्नाशय, लार ग्रंथि, किडनी, नलिकाएं, वाहिनी बहिस्रावी स्राव को परिवहन करती है। फिर अपन बात करते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की। तो एक स्तंभ उपकला उत्तक है जो एक तरफा। मनुष्यों में से ये पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत सहित पाचन तंत्र के अधिकांश अंग है। सरल उपकला उत्तक के 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: सिलियरी स्तंभकला उत्तक, ग्रंथि उपकला, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं सिलियरी स्तंभकला उपकला के उत्तक के बारे में। तो ये उत्तक संशोधित स्तंभ कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब जो बाल जैसी संरचना जिसे कि सीलिया कहा जाता है, जो पदार्थ को एक निश्चित दिशा में धकेलते हैं। उदाहरण के लिए डिंब वाहिनी और ब्रैक की नलिकाएं। अब हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, यानी कि ग्रंथि उपकला। स्राव ही ग्रंथि उपकला उत्तक का मुख्य कार्य है। ये उत्तक ग्रंथि कोशिकाओं के नामक संशोधित स्तंभ कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन स्राव करते हैं। उदाहरण के लिए जीआईटी का आंतरिक परत। हम बात करते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की। कोशिकाओं की एक एकल परत से बनते हैं, जो कई परतों से बने होने का आभास देते हैं, खासकर जब क्रॉस सेक्शन में देखा जाता है। इन उपकला कोशिकाओं के नाभिक विभिन्न स्तरों पर होते हैं, जो स्थिरीकृत होने का भ्रम पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैकिया और ब्रोंकाई में आप स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। यह कोशिकाओं की एक से अधिक परत से मिलकर बना होता है। इस प्रकार स्राव और अवशोषण में एक सीमित भूमिका है। उनका मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक तनाव से सुरक्षा प्रदान करना है। वे त्वचा की सूखी सतह, बक्कल गुहा की नम सतह, ग्रसनी लार ग्रंथियों की नलिकाओं को, आंतरिक परत और अग्नाशयी नलिकाओं को कवर करते हैं। उत्तक पूरे शरीर में फैले हुए हैं। ये 3 प्रकार में विभाजित हैं। पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम और तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में इस उत्तक की गहरी परतों में कोशिकाओं को बनाने के लिए खुद को विभाजित किया करता है, जो कि सतह की ओर बढ़ते हैं। गति के दौरान कोशिकाओं को अधिक सपाट हो जाती हैं, अंत में सूख जाती हैं और मर जाती हैं, जो घर्षण के अधीन नहीं होती। उदाहरण के लिए बाहरी त्वचा, लिंग की ग्रंथियां, मुंह में बलगम, झिल्ली और योनि। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। इस प्रकार की कोशिकाओं में गोल कोशिकाएं होती हैं, जो लचीली होती हैं और खुद को विभाजित करने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण के लिए मूत्राशय, मूत्रवाहिनी का अस्तर। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की।
स्तरीकृत स्तंभ उपकला यानी कई परतों से व्यवस्थित स्तंभ आकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक दुर्लभ प्रकार का उपकला उत्तक है। ये आंख की कंजाक्टिवा में ग्रसनी, गूदा, गर्भाशय और पुरुष मूत्र मार्ग और वास डेफरेंस के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। आइए अब इसी से रिलेटेड एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट इन। ऑप्शन है ए नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन, बी लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, सी ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, डी यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन। दोस्तों इसका सही उत्तर है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक एक उत्तक है जो अंग को अन्य उत्तकों या अंगों से जोड़ते हैं। शरीर में उत्तकों का समूह जो शरीर और उसके अंगों के रूप को बनाए रखता है और आंतरिक सहायता प्रदान करता है। संयोजी उत्तक में कई प्रकार के रेशेदार उत्तक शामिल होते हैं जो केवल उनके घनत्व और सेलुलरता में भिन्न होते हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज, वसा कोशिकाएं जिन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है, उदाहरण के लिए हड्डी की उपास्थि। अब हम बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट की। तो फाइब्रोब्लास्ट एक कोलेजन और अन्य फाइबर का उत्पादन करते हैं। फाइब्रोसाइट्स ये कोशिकाओं जो परिधीय रक्त में प्रसारित होती हैं और संयोजी उत्तक प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। फिर माइक्रोफेज ये प्रतिरक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो एक संक्रमण को रोकने के लिए बनती हैं। फिर अपन बात करते हैं एडिपोज का। ये वसा ऊर्जा का भंडारण करती हैं। आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में अगर आप देखेंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत में टेंडन्स, लिगामेंट्स और फेसियाई आते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्केलेटन टिश्यू की। तो स्केलेटन टिश्यू जो है दो भागों में विभक्त है, कार्टिलेज और बोन में। कार्टिलेज के अंतर्गत जो है हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस आते हैं। अब अपन बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ब्लड और लिम्फ में विभक्त होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। संयोजी उत्तक को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, एक तो है लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। यह उत्तकों की एक श्रेणी है जिसमें एरियोलर उत्तक, जालीदार उत्तक और वसा उत्तक शामिल है। कशेरुक में संयोजी उत्तक का सबसे सामान्य प्रकार उत्तक है संयोजी उत्तक। यह अंगों को जगह देता है और उपकला उत्तक को अंतर्निहित उत्तकों में जोड़ता है। अब हम बात करते हैं एरियोलर उत्तक के बारे में। एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले सभी प्रकार के फाइबर, कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर होते हैं। उदाहरण जोड़ों के आसपास मांसपेशियों के बीच, जीआईटी, श्वसन और मूत्रपथ के उपकला के नीचे। कोलेजन फाइबर मजबूत होते हैं और लगभग लचीले होते हैं, जिनमें प्रोटीन कोलेजन होते हैं। प्रोटीन कोलेजन के बंडल होते हैं। लोचदार फाइबर लचीले होते हैं और उन शाखाओं में व्यवस्थित होते हैं जिनमें इलास्टिन प्रोटीन होता है। उदाहरण धमनियों की दीवार में और तंत्रिका कोशिकाओं की परत। हम बात करते हैं रेटिकुलर फाइबर्स की। ये अन्य दो प्रकार के तंतुओं की तुलना में बहुत पतले होते हैं। पदार्थ रेटिकुलिन बहुत अंत में तंतु बनाता है जिससे कि खींचा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए प्लीहा और यकृत यानी कि स्प्लीन और लीवर। वसा उत्तक यानी कि एडिपोज टिश्यू। एडिपोज उत्तक उन साइटोप्लाज्म में वसा के साथ गोल कोशिकाओं के क्षेत्र से बना होता है। यह एक भरने वाला उत्तक होता है क्योंकि इसके कई खोखले स्थान होते हैं। यह भूखमरी या व्यायाम के दौरान ईंधन का भंडारण की तरह काम करता है। यह
एक गर्मी इंसुलेटर के रूप में भी कार्य करता है, जो शरीर में गर्मी के नुकसान को रोकता है। त्वचा, नितंब, स्तन और किडनी के आसपास की गहरी परत इससे मिलकर बनी होती है। रेटिकुलर टिश्यू रेटिकुलर टिश्यू कई अंगों के लिए बुनियादी ढांचा बनाते हैं, जिसमें जटिल संरचना होती है। उदाहरण के लिए लीवर, प्लीहा और लिम्फ नोड और बोन मैरो। हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो इनमें जो है ढीले संयोजी ऊतक यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की तुलना में अधिक फाइबर और कम कोशिकाएं होती हैं। कोलेजन फाइबर अधिक मात्रा में और घने पैक में मौजूद होते हैं। वे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टेंडन्स, स्नायुबंधन, प्रावरणी। अब हम बात करते हैं टेंडन्स की। टेंडन्स एक संरचना जो मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ती है। यह मुख्य रूप से कोलेजन फाइबर के सफेद और कसकर पैक फाइबर होते हैं। वे मजबूत, अन्य और प्रतिरोधी होते हैं, जिससे शरीर के झुकाव में मजबूत किया जाता है। लिगामेंट्स एक संरचना जो हड्डियों को जोड़ती है। वे मुख्य रूप से घने पीले फाइबर से बने होते हैं। वे खिंचाव की एक मध्यम मात्रा को सहन कर सकते हैं। वे हड्डी को दूसरे से जोड़ते हैं और जोड़ों को स्थिर करते हैं। उदाहरण के लिए इलास्टिन प्रोटीन। फैसियाई फैसिया में जो है, जैसे कि कंकाल की मांसपेशियों की अस्थियों को घेरती है और एक बड़े क्षेत्र पर मांसपेशियों के संकुचन को वितरित करती है। स्केलेटन टिश्यू यानी कि कंकाल ऊतक। कंकाल रेशेदार और खनिज संयोजी ऊतक से बनी होती है, जो इसे दृढ़ता और लचीलापन देते हैं। इसमें हड्डी, उपास्थि, जोड़, स्नायु बंधन होते हैं। हड्डी एक प्रकार का खनिज युक्त संयोजी ऊतक है, जो कोलेजन और कैल्शियम फास्फेट एक खनिज क्रिस्टल होता है। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज अपेक्षाकृत नरम, लचीला होता है। मैट्रिक्स के उपास्थि कोशिकाओं यानी कि कॉन्ड्रोसाइट के साथ होता है। कार्टिलेज कोशिकाएं चिकनी और साफ दीवारों से घिरी होती हैं और उन्हें लैक्यून कहते हैं। कार्टिलेज के परिपक्व कोशिकाओं को कार्डोसाइट्स कहा जाता है। कार्डोब्लास्ट उपास्थि कोशिकाओं को नष्ट करने वाले होते हैं। उपास्थि की सतह कठोर संयोजी ऊतक तंतुओं से बनती है, जो कि पेरिकार्डियम है। कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्टिलेज की, यानी कि उपास्थि के कार्य की। तो कार्टिलेज कुछ हड्डियों को एक साथ रखता है। उदाहरण के लिए कार्टिलेज या क्षेत्र का शॉक प्रूफ बनाता है। बढ़ते बच्चों में हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। उपास्थि एक मात्र ऊतक है जो कभी बढ़ना नहीं रोकता। यह जोड़ों में कुशन की तरह काम करता है। इलास्टिक कार्टिलेज सबसे लचीला कार्टिलेज है, क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर अधिक होते हैं। उपास्थि के 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला हाइलिन, दूसरा इलास्टिक, तीसरा फाइब्रस। अब हम बात करते हैं हाइलिन की। हाइलिन मानव शरीर में हाइलिन उपास्थि अधिकतम होती है। यह कंकाल के अधिकांश भाग इसी उपास्थि से मिलकर बना होता है। यह कठिन और लचीला होता है, यानी कि हार्ड और फ्लेक्सिबल होता है। हाइलिन उपास्थि कांच की तरह है, लेकिन कई संयुक्त सतहों को पार कर जाने वाले परभासी उपास्थि हैं। यह सबसे अधिक पसलियों, नाक, स्वरयंत्र, श्वसन नली में भी पाया जाता है। हाइलिन उपास्थि मोटी धूसर रंग में होती है, जिससे दृढ़ता होती है और इसमें कोलेजन की काफ़ी मात्रा होती है। उदाहरण जोड़ों की हड्डी की सतह, पसलियों और उरोस्थि के बीच, नाक, सेप्टम, स्वरयंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई के कुछ हिस्से। हम बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। तो इसमें बड़ी मात्रा में इलास्टिन फाइबर होते हैं, इसलिए यह शरीर की अत्यधिक लचीला कार्टिलेज है। मैट्रिक्स का रंग हल्का पीला होता है। यह शरीर के अंग का समर्थन और रखरखाव को प्रदान करता है। उदाहरण के लिए नाक की नोक, कान, रक्त वाहिकाओं के ट्यूनिका मीडिया
फिर आपका ब्लड वेसल हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया। अब हम बात करते हैं फाइब्रस कार्टिलेज की, यानी कि रेशेदार उपास्थि की। तो इसमें कोलेजन फाइबर का बड़ा नेटवर्क होता है, क्योंकि पूर्ण श्वेत तंतु संयोजी उत्तक परिवर्तित उपास्थि होते हैं और यह सबसे मजबूत उपास्थि होता है। अब हम बात करते हैं बोन। बोन ये मतलब हड्डी। तो हड्डी के अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहा जाता है। हड्डी के गठन की अधिकता को ओसिफिकेशन कहा जाता है। सबसे अच्छा उत्तक हड्डी है। हड्डी के सबसे बाहरी आवरण को पेरिओस्टियम कहा जाता है। पेरिओस्टियम सफेद रेशेदार संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है। अस्थि निर्माण सेल को ऑस्टियोब्लास्ट बनाने के लिए विभाजित होते हैं। हड्डी के परिपक्व कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है, जो कि लैकुने में पाया जाता है। हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिका और साइटोप्लाज्म में नाभिक होते हैं, वे वहां पाए जाते हैं जहां सक्रिय विकास, मरम्मत और रीमॉडलिंग की जरूरत होती है। इसी से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच टाइप ऑफ टिश्यू इंक्लूड इन एरियोलर टिश्यू। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी इलास्टिक, ऑप्शन सी रेटिकुलर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलेजन। अब हम बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। रक्त की विशिष्ट गुरुत्व जो है 1.05 से लेकर 1.060 है। द्रव्य संयोजी उत्तक में एक बड़ी संख्या विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में से दो द्रव्य होते हैं। पहला होता है रक्त, दूसरा होता है लसिका, यानी कि ब्लड और लिम्फ। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की, यानी कि रक्त की। तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अस्थि मज्जा में रक्त गठन की प्रक्रिया को हेमेटोपाइसिस या हेमोपेसिस कहा जाता है। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त प्रकृति में क्षारीय होता है। पुरुष में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है और महिलाओं में 4 से 5 लीटर होती है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। तो रक्त की संरचना जो है, लिक्विड पार्ट में 55% जो है प्लाज्मा होता है और सॉलिड पार्ट में 45% जो है सेलुलर पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं लिम्फ। लिम्फ यानी कि लसिका वह प्लाज्मा है जो कोशिकाओं से निकलने के बाद यह उत्तक को पोषण देता है और उनसे अपशिष्ट उत्पाद निकालता है। इसमें बड़ी संख्या में लिम्फोसाइट और कुछ माइक्रोफेज होते हैं। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में मांसपेशियों के उत्तक में मांसपेशियों के तंतुओं के रूप में कहे जाने वाले लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो मांसपेशियों के उत्तकों के उत्पादन, रखरखाव, आसन के परिणाम स्वरूप एटीपी का उपयोग कर सकती हैं। यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। मांसपेशियों के उत्तकों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्केलेटल टिश्यू, दूसरा कार्डियक मसल टिश्यू और तीसरा स्मूथ मसल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू यानी कि कंकाल उत्तक, इसका नाम इसके स्थान के आधार पर रखा गया है। यह आमतौर पर कंकाल की हड्डियों से जुड़ा होता है। मांस यानी कि मसल को स्वैच्छिक माना जाता है, क्योंकि यह सचेत नियंत्रण द्वारा अनुबंध या आराम करने के लिए बनाया जा सकता है। से उत्तक कुछ सेंटीमीटर लंबाई से भिन्न हो सकते हैं। 30 से 40 मीटर की छोटी मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो कि सबसे लंबी पेशी में पाया जाता है। कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू यह हृदय की अधिकांश दीवार का निर्माण करते हैं। यह अनैच्छिक और इसका संकुचन सचेत रूप से नियंत्रित नहीं है। हृदय मांसपेशियों के तंतुओं की शाखा होती है और आमतौर पर कभी कभी कोशिका पर केवल एक केंद्रीय नाभिक होता है, जिसमें 2 नाभिक होते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्मूथ मसल टिश्यू की। तो चिकनी पेशी उत्तक यह पेट, आंत, पित्ताशय, मूत्राशय की रक्त वाहिकाओं, फेफड़ों की वायुमार्ग जैसे वायुमार्ग, खोखले, आंतरिक संरचना की दीवारों में स्थित होते हैं। इसके संकुचन में रक्त वाहिकाओं को ल्यूमेन को संकुचित या संकीर्ण किया जाता है। ये आमतौर पर अनैच्छिक होते हैं। इसका फाइबर छोटा मोटा होता है और बीच में एकल केंद्रित नाभिक होता है।
अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू में सबसे पहले मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और नसों में तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। यह शरीर की कई गतिविधियों को समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। यह मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में, और भावनाओं स्मृति और भावनाओं स्मृति में ये प्रमुख भूमिका निभाता है। इसमें कोशिकाओं को केवल दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है न्यूरोलॉजिया, दो सिद्धांत शामिल है, एक होता है न्यूरोलॉजिया और एक होता है न्यूरॉन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिया की। तो न्यूरोलॉजिया जो है जिसे कि ग्लिया या ग्लियल कोशिकाओं भी कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र की गैर तंत्रिका संबंधी कोशिकाएं हैं। वे एक समृद्ध प्रणाली की रचना करते हैं जो तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका तंत्र के संचालन के लिए आवश्यक है। फिर अपन बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका एक विद्युत रूप से उत्कृष्ट सेल है जो कि विशेष कोशिकाओं के साथ संरचना करता है, जिसे सिनेप्स कहा जाता है। यह स्पंज और प्लार्क को छोड़कर सभी जानवरों में तंत्रिका ऊतक का मुख्य घटक। पौधों और कवकों में जो है तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।